इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स जो टॉपिक्स 22 जुलाई को कवर हुए थे वो देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, सर्वे ऑन एनिमल्स इन सर्कसेस एंड दिल्ली सीरोलॉजिकल सर्वे। Consumer Protection Act 2019, this is covered under GS paper 2 and it comes under government policies and interventions for the development in various sectors and issues arising out of the design and implementation। बिल्कुल रिसेंटली ही ये न्यूज़ में चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 जुलाई को इफेक्ट में आया था। इसने पहले वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसको रिप्लेस कर दिया है। कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, ऑलमोस्ट बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो उन सब के बारे में जानेंगे। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2090 को प्रेसिडेंट का नोड का मतलब होता है हामी भरना। प्रेसिडेंट ने अफर्मेशन दे दिया है इसका अगस्त 2019 को। हाइलाइट्स क्या थे इसके लेजिस्लेशन की? डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर एक वो पर्सन होता है जो गुड्स और अवेल्स करता है, गुड्स बाय करता है, सर्विसेज अवेल करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें वो इंक्लूड नहीं होता जो रीसेल के लिए करता है। सपोज आपके नियर बाय कोई शॉप होती है, वो इंसान अगर कोई सामान लेकर के आपको बेचने आता है तो दैट पर्सन इज़ नॉट कंक्लूडेड इनटू कंज्यूमर। लेकिन आप अगर उसको अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, कंसिडरेशन के लिए परचेज़ करते हो तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल करते हो। फिर इसमें ट्रांजैक्शंस भी होती है, बैंकिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, फाइनेंशियली मूवमेंट्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो गया, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड एटसेट्रा। अब इसके अंदर 6 कंज्यूमर राइट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अंदर हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से किसी एक को चेंज कर दें और बोल दे कि इनकरेक्ट निकालो। जैसे चूज़ किसी का सेलेक्ट वर्ड लिख दिया, ठीक है, और सेफ्टी की जगह प्रोटेक्शन लिख देंगे, ऐसा कुछ करके। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज़, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6 के 6 आपको बहुत क्लियरली याद होने चाहिए। फिर हमारे पास एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी एक CCPA, जिसका काम क्या होगा? प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर। जो भी ऊपर वाले 6 राइट्स हैं उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? CCPA। प्लस में ये रेगुलेट करेगा जो भी मैटर्स होते हैं इस तरह के कंज्यूमर राइट्स को वॉयलेशन करने के। जैसे इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने के लिए कौन होते हैं? कोर्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्शन करता है ना सारे फंडामेंटल राइट्स की। उसी तरीके से कंज्यूमर राइट्स के लिए हमारे पास CCPA होगा। कोई भी अनफेयर ट्रेड हो रहा है, माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट जो मिसलीड करते हो उनके ऊपर ध्यान रखना होगा। और CCPA इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा इसका अपना एक, ठीक है, जिसको हेड करेंगे डायरेक्टर जनरल, जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करेगा इस तरह का कोई भी अगर वॉयलेशन होता है तो उसके अंदर। कंपनसेशन इंक्रीज़ करने की बात की गई है। CCPA एक पेनल्टी लगाएगा मैन्युफैक्चरर के ऊपर और एंडोर्सर के ऊपर 10 लाख तक की, और 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा अगर उन्होंने कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पब्लिक किया तो। प्लस में अगर यही सब्सिक्वेंट यानी कि यही अगर ऑफेंस उन्होंने दोबारा किया तो 50 लाख रुपये तक का जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा उन लोगों को, पेनल्टी देना पड़ेगा, सॉरी कंपनसेशन नहीं पेनल्टी, और इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 5 ईयर्स तक का हो जाएगा। फिर हमारे पास कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट को भी एड्रेस करने के लिए एक कमीशन है, CDRCC। ये सेटअप किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल। कंज्यूमर यहाँ पर एक कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है, अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, और डिफेक्टिव गुड्स वगैरह आ गए अगर ओवर चेंज करना है, और डिसेप्टिव चार्जिंग हो गया, ठीक है, और ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल विच में भी हजार्डियस टू लाइफ एंड सेफ्टी, इन सब के लिए एक रिड्रेसल कमीशन सेटअप किया जाएगा। अपील्स की अगर बात करते हैं, जो कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कोई भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो सारी स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर कंप्लेन फाइल की जा सकती हैं। अपील्स होंगी डिस्ट्रिक्ट CDRC से, वो स्टेट की CDRC सुनेंगे उसको, और जो स्टेट लेवल की जो CDRC होंगी उन सब के लिए नेशनल लेवल CDRC होगा। फाइनल अपील जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। ये भी पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीलिम्स के अंदर घुमा फिरा के दिया जा सकता है। CDRC की जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट CDRC होगा वो सारी की सारी कंप्लेंट्स जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को लेकर हैं लेकिन 1 करोड़ से ऊपर की बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करती, उनको डिस्ट्रिक्ट CDRC होल्ड करेगा। उनका जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट CDRC के पास जाएगा। स्टेट CDRC के पास जाएगा वो जिनकी वैल्यूज़ जो है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की है, और नेशनल लेवल के पास जाएगा जिसकी 10 करोड़ से बियॉन्ड की है। अगर हम बात करते हैं मीडिएशन की, इस एक्ट के अंदर एक रेफरेंस की बात की गई मीडिएशन के द्वारा कंज्यूमर कमीशन में, जहां पर अर्ली सेटलमेंट की स्कोप है हमारे पास, ठीक है, अगर पार्टीज एग्री करती हैं तो। मीडिएशन सेल्स जो होंगे वो अटैच होंगे कंज्यूमर कमीशंस के साथ। मीडिएशन जो होगा वो कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स में होगा। एक पैनल होगा मीडिएटर्स का जिसको सेलेक्ट करिए सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट होंगे और मैम और इसके कंज्यूमर कमीशन के। तो सेटलमेंट जो मीडिएशन होगी उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं की जा सकती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक्सक्लूसिव पॉइंट है इसलिए। इम्पैक्ट क्या होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर? जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होंगे इनको सेटअप करना पड़ेगा एक रोबस्ट कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म अपने खुद के लिए, ठीक है, जो
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के रूल्स के अंडर ही आएगा, ठीक है। इनको कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना पड़ेगा, जो कि रिसेंटली बहुत न्यूज़ में चल रहा है। इवन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर भी नोटिफिकेशन जा चुका है कि उन लोगों को भी अपने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना पड़ेगा। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो एक्नॉलेज करेंगे कोई भी रिसिप्ट होगी कंज्यूमर कंप्लेंट की 48 आवर्स के अंदर, और उसी कंप्लेंट को रिड्रेस करना, उसका निवारण करना होगा 1 महीने के अंदर, जो भी उस एक्ट के अंदर जो डेट उसकी मेंशन है। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी कैसे होगी, एक मैन्युफैक्चरर और जो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडेड है और जो प्रोडक्ट सेलर है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई भी कंपनसेशन देना होगा अगर कोई इंजरी और डैमेज हो गई डिफेक्टिव प्रोडक्ट के कारण और सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी हुई तो। ये कंपैरिजन है 1986 के एक्ट का और 2019 के एक्ट का। ऐसा मुझे लगता नहीं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2019 अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हल्का बहुत एक देख लेते हैं, वहाँ पर कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, यहाँ पर CCPA है। वहाँ पर जो कंप्लेंट थी वो फाइल की जाती थी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, जहाँ पर जो सेलर का जो डिफेंडेंट का ऑफिस लोकेटेड था। यहाँ पर जो कंप्लेन है फाइल की जाती है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, जहाँ कंप्लेनेंट का रिजाइडर है और वो काम करता है। कोई प्रोविजन नहीं था, कंज्यूमर अप्रोच करता था सिविल कोर्ट को, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट को नहीं था। यहाँ पर जो है कंज्यूमर जा सकता है कंपेंसेशन के लिए, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह में कोई हार्म हो, सर्विसेज वगैरह में कोई हार्म हो रहा है तो। वहाँ पर जो कंसिडरेशन था डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल का वो 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ के अबव था। यहाँ पर जो प्रिक्यूनरी जो जुरिस्डिक्शन हो गया वो बढ़ा दिया गया, डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल पे 10 करोड़ से बियॉन्ड। ई कॉमर्स के रिगार्डिंग पहले कोई प्रोविज़न नहीं था और ना ही कोई मीडिएशन सेल का प्रोविज़न था। अब ई कॉमर्स के और मीडिएशन सेल्स के लिए डिफरेंट रूल्स बना दिए गए, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिए हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये ऊपर कवर हो चुके हैं, कोई नया होता तो मैं आपको बता देता। नाउ वी हैव ग्लोबल फंड्स to fight AIDS, tuberculosis and malaria, GFTAM. This is covered under important international institutions, agencies and fora, their structure and mandate. कंटेक्स्ट क्या है, कुछ डिप्राइव्ड लोग हैं जिनका जो लाइवलीहुड डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, पेंडेमिक के दौरान। सेक्स वर्कर्स हो गए, ट्रांस पर्सन हो गए, गे बाइसेक्सुअल मैन, ड्रग यूज़र्स, और वो लोग जो HIV एड्स के अंडर रह रहे थे, ठीक है। उन्होंने पिटीशन डाला है ग्लोबल फंड्स फॉर एड्स, TB, मलेरिया के लिए। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको इग्नोर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और मल्टीलेटरल एजेंसीज़ के द्वारा, स्पेशली कोरोना वायरस के कारण जो भी इमरजेंसी रिलीफ एफर्ट्स प्रोवाइड करने थे उसके लिए। पिटिशनर्स ने अर्ज किया है कि GFATM जो है वो गाइडेंस इशू करे गवर्नमेंट को, ताकि वो चैनलाइज कर सके कोविड-19 के रिलीफ फंड्स इमरजेंसी सर्वाइवल नीड्स के लिए। GFTAM के बारे में देख लेते हैं। ये एक पॉपुलरली एक ग्लोबल फंड है, इसको ग्लोबल फंड के शॉर्ट नेम से जाना जाता है। इसका एम है अट्रैक्ट, लेवरेज एंड इन्वेस्ट एडिशनल रिसोर्सेज टू एंड द एपिडेमिक्स ऑफ HIV एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, टू सपोर्ट द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशंस। 17 हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 2015 से 2030 का टारगेट है। इंडिया में नीति आयोग हैंडल करता है। हेल्थ के रिलेटेड जो है वो 3rd सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो ग्लोबल फंड का बेसिकली मतलब यही होता है, ये कुछ डिजीज़ के पर्टिकुलर उनमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है फंडिंग वगैरह के रिगार्डिंग, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करने में हेल्प करता है। 2002 में ये फाउंड किया गया था, स्टार्ट किया गया था। एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, सिविल सोसाइटी की और प्राइवेट सेक्टर की। तो और कुछ ऐसे भी लोग हैं इसके अंदर जो ऑलरेडी अफेक्टेड बाय डिजीज़ हैं। सेक्रेटेरिएट इसका जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। G8 ने फॉर्मली एंडोर्स किया था कि इस तरह का क्रिएशन होना चाहिए ग्लोबल फंड का, और उनकी जो समिट थी 2001 की जिनोवा, इटली के अंदर। एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता है, ग्लोबल फंड को फॉर्म किया गया था। एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन थी उस टाइम पर स्विस लॉ की। इसको होस्ट किया था WHO ने जनवरी 2002 में। जनवरी 2009 के अंदर 2 की फिर 7 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन को एक एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्रीमेंट था WHO के साथ वो टर्मिनेट कर दिया गया था। GFTAM का रोल क्या है, ग्लोबल फंड एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं है। प्रीलिम्स के अंदर ये डेफिनेशन के तौर पे आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं, इन कंट्री पार्टनर्स हो गए, वहाँ पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ग्लोबल फंड के सेक्रेटेरिएट मॉनिटर करता है। लेकिन मतलब जेनेवा के अंदर जो ग्लोबल फंड का सेक्रेटेरिएट है ये हर एक प्रोग्राम को मॉनिटर करता है। इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी कौन करता है, कंट्री के कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, कंट्री लेवल कमिटीज़ होती हैं जिसमें इन कंट्री स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फंड रिक्वायरमेंट्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है रिप्रेजेंटेटिव्स का, गवर्नमेंट के द्वारा NGOs, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, और पीपल लिविंग विद डिजीजेस। ये काम कैसे करता है, ये मनी को रेज करते हैं, कंट्रीज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती हैं, रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं, लोकल एक्सपर्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ये सब होता है। ग्लोबल फंड रेज करता है, इन्वेस्ट करता है नियरली $4 बिलियन US एक साल में सपोर्ट करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। इंडिया ने सितंबर 2019 के अंदर बात की थी कि अगर आने वाले 3 सालों के लिए वो लोग $22 मिलियन US का इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्लोबल फंड के अंदर। इंडिया ने 2019 में बात की थी, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग।
ठीक है। जो मनी होता है वो 95% डोनर गवर्नमेंट से आता है और 5% जो आता है प्राइवेट सेक्टर और फाउंडेशन से। कंट्री कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म जो है वो उन लोगों का बना हुआ है जो स्पेशली उन लाइफ से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं उसमें, गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी वगैरह है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। रिव्यू एंड अप्रूव की अगर हम बात करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट पैनल होता है एक्सपर्ट्स का जो रिव्यू करता है इस प्लान को, जो डिटरमाइन करेगा कि अगर वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पैनल रिक्वेस्ट कर सकता है इस प्लान को चेंज करने के लिए, ठीक है। और एक बार वंस फाइनलाइज हो गया फिर ये जाता है ग्लोबल फंड के बोर्ड के पास अप्रूवल के लिए। लोकल एक्सपर्ट्स और पार्टनर्स हैं वो जो मनी ग्रांट हो तो उसको यूज़ करते हैं इस तरह। अब जो प्लान के बाद जो प्रोग्राम बन गए उनको डिलीवर करने के लिए, और उनको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर और इवैल्यूएट किया जाता है। फाइनली आता है ओवरसाइट इन एक्शन। लोकल फंड एजेंट्स होते हैं हर एक कंट्री में, मॉनिटर करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रांट्स का। जो ग्लोबल फंड का ऑफिस होता है इंस्पेक्टर जनरल का, वो कनेक्ट करता है कोई भी ऑडिट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। फंड रेजिंग मैंने आपको बता दिया 95% आता है गवर्नमेंट से और 5% आता है प्राइवेट सेक्टर से। एग्जाम्पल दे दिए जैसे प्रोडक्ट रेड। इंस्टा लिंक्स के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। इंडिया का कंट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी बता दिया है। सर्वे ऑन एनिमल्स इन सर्कसेस, दिस इज कवर अंडर वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। सेंटर स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन। दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड को कि वो एक नेशन वाइड सर्वे कैरी आउट करें ताकि ये पता चल जाए कि कितने एनिमल्स हैं सर्कसेस के अंदर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए नियरेस्ट जू के अंदर कुछ सेटअप किया जाए। कोर्ट ने और नोटिस इशू किया है रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हिस्सेदारों को और डायरेक्ट किया उनको कि 2 वीक के अंदर वो लोग रिप्लाईज फाइल करें। इशू क्या है, कोर्ट ना कुछ प्लीज़ हियर कर रहा था, ठीक है, जिसमें कंडीशन ऑफ एनिमल्स को बहुत वल्नरेबल बताया गया था क्योंकि सर्कसेस की जो हालत है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो उनको फीड करने में और उनकी टेक केयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली पैंडेमिक के अंदर। एक पिटीशन फाइल किया था फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल्स प्रोटेक्शन ने, जो कलेक्शन है 100 ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल राइट्स के लिए काम करता है पिछले 10 सालों से, तकरीबन 1 डेकेड से काम कर रहा है। उन्होंने चैलेंज किया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है सेक्शन 21 से 27 तक की प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट सो फार एज, जो परमिट करता है एग्जिबिट करना और ट्रेन करना एनिमल्स को सर्कस एक्ट्स के लिए। पिटिशनर्स ने ये भी कहा था, डिक्लेयर किया था कि जो परफॉर्मिंग एनिमल्स रूल्स 1973 है और जो परफॉर्मिंग एनिमल्स रजिस्ट्रेशन 2001 है, टू द एक्सटेंट कि वो अलाउ करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स एज परफॉर्मिंग एनिमल्स फॉर सर्कसेस अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ, बेसिकली उन्होंने कहा था कि इस तरह का कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी है यहाँ पर जो प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी को लेकर और परफॉर्मिंग एनिमल्स को लेकर, परफॉर्मिंग एनिमल रूल्स 1973 को लेकर। प्रेजेंट में क्या चैलेंज है, सर्कसेस और जो एनिमल्स से परफॉर्म कर रहे हैं ट्रिक्स, वो वाइल्ड एनिमल्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर एलिफेंट्स भी होते हैं, हिप्पोस भी होते हैं, एक्जॉटिक बर्ड्स भी होते हैं। ये जो एनिमल्स हैं इनको बहुत ऑफ्टनली यूज़ किया जाता है, ठीक है, विदाउट एनी पेपर वर्क और उनकी फिटनेस को सर्टिफाई किए बिना। इन्वेस्टिगेशंस ने बताया गया कि इन एनिमल्स को लॉन्ग पीरियड तक चेन्स के अंदर रखा जाता है, प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया जाता, इनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ट्रेन किया जाता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए जैसे मेटल रॉड, वुडन स्टिक, विप्स और आउटडेटेड बारबरिक टूल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे हुक्स और स्पाइक बेल्ट्स। अभी डायरेक्ट वॉयलेशन है प्रोटेक्शन लॉज का, एनिमल राइट्स का और वेलफेयर का। नीड ऑफ द आवर क्या है, ऑन द अकाउंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक कुछ न्यूमरस रिपोर्ट्स हैं एनिमल्स की जहाँ पर उनको स्टैंडर्ड रखा गया था, क्योंकि सर्कसेस वगैरह ने अभी उनके ऑनर्स ने उनको अबेंडन कर दिया था, उनको स्टैंडर्ड कर दिया था, इसी कारण तो अथॉरिटीज़ ने कुछ फॉर्मुलेशन की बात की थी कि अप्रोप्रिएट स्कीम बनाओ इनके रेस्क्यू के लिए, इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए और इनको रीलोकेट करने के लिए सर्कसेस से। एक अर्जेंट नीड है कि एनिमल्स को बैन कर दिया जाए सर्कसेस से, ठीक है, ताकि उनका जो रिहेबिलिटेशन है उसको इनिशिएट किया जा सके। एक इंटरिम रिलीफ की तरह एक अथॉरिटीज़ को उनकी कस्टडी ले लेनी चाहिए, ठीक है, सभी सर्कसेस जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर उनके अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स बनाने चाहिए ताकि उनके ट्रांसफ़र और वेलबींग के लिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बात करते हैं तो ये 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, और ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनिमल वेलफेयर लॉज के लिए, और एनिमल वेलफेयर जो कंट्री में उसको प्रमोट करता है। ये स्टार्ट किया गया था अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ लेट श्री रुक्मिणी देवी अरुंदले, वो एक वेल नोन ह्यूमैनिटेरियन थी। शी वॉज ऑल्सो अ डांसर भरतनाट्यम वगैरह के अंदर एंड थियोफिजिसिस्ट, और बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन थी, तो उन्होंने एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत काम किया था और बहुत बात भी की थी उन्होंने। एनिमल वेलफेयर बोर्ड हो गया, कंज्यूमर हो गया, रुक्मिणी देवी हो गया, दिस हो गया। हु हेड्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उसको हेड करते हैं इस अथॉरिटी को, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के वो इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं।
Delhi Serological Survey, this issue is covered under issues related to health. मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिक्लेयर कर दिया कि जो रिजल्ट आए थे सेरोलॉजिकल सर्वे के दिल्ली में जो कनेक्ट किया गया था 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक, टोटल 21,000 कुछ 387 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, ठीक है, जिनकी चेक करना था कि उनमें प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ है या नहीं है। इस स्टडी को किया गया था NCDC के द्वारा और उन्होंने कोलैबोरेशन किया था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के साथ, जिसमें एक रिगरस मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्टडी डिज़ाइन किया गया था। सेरोलॉजिकल सर्वे होता क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है? सेरोलॉजिकल सर्वे के अंदर एसेस करते हैं कि क्या जो डिजीज़ का प्रेवलेंस है इस पॉपुलेशन के अंदर वो है या नहीं है। उसमें वो लोग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो होती हैं अगेंस्ट द वायरस उनको डिटेक्ट किया जाता है। सर्वे के अंदर IgG जो होता है इम्यूनोग्लोबिन G टाइप की एक वैक्सीन होती हैगी, ठीक है, एंटीबॉडी होती है, सॉरी वैक्सीन एंटीबॉडी होती है, उसका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जर्वेंट ऐसे एलिसा टेस्ट बोलते हैं। एलिसा टेस्ट का काम क्या होता है, ये एस्टिमेट करता है कितना प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन का है वो एक्सपोज हो चुका है SARS-CoV-2 इन्फेक्शन को। तो IgG टेस्ट जो है यूज़फुल, ये एक्यूट इन्फेक्शंस के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंडिकेट करता है किस तरह के एपिसोड्स हैं इन्फेक्शंस के जो अकर हुए हैं पास्ट के अंदर। टेस्ट को अप्रूव किया था ICMR ने, जो अपनी इसकी हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के लिए। सेरोलॉजिकल स्टडीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, सिंस ये पॉसिबल नहीं है हर एक को टेस्ट करना पॉपुलेशन में, सेरोलॉजिकल स्टडीज़ जो होती हैं वो एक टूल है एस्टिमेट लगाने के लिए कि डिजीज़ का कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है कम्युनिटी के अंदर। की फाइंडिंग्स क्या थी? 22.86% जिन लोगों को सर्वे किया गया था उन्होंने IgG एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली हैं, तो वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको एक्सपोजर हो चुका था नोवेल कोरोना वायरस का, ठीक है। और ये भी शो करता है कि प्रोडक्टिव एफर्ट्स क्या थे गवर्नमेंट के इस स्प्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी एक प्रॉम्प्ट लॉकडाउन था, इफेक्टिव कंटेनमेंट और सर्वेलेंस मेजर्स कैसे कैसे थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और एज वेल एज सिटीजन्स की कंप्लायंस कितनी है इन यील्डेड बेनिफिट्स के साथ। सो व्हाट हैपन्स नाउ, अब क्या होगा? गवर्नमेंट ने कहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट वो ये शो करते हैं कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का जो है वो अभी भी वल्नरेबल है और जो नोवेल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसलिए कंटेनमेंट मेजर्स जो हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए, ठीक है, सेम रिगरनेस के साथ। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गया, फेस मास्क वगैरह हो गया, हाइजीन हो गया, ये सब अभी भी फॉलो किए जाना चाहिए स्ट्रिक्टली। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ देख लेते हैं। सेरोलॉजिकल सर्वे हो गया, एलिसा टेस्ट एसोसिएटेड है, ये भी हो गया। NCDC के बारे में देख लेते हैं। कैन एलिसा टेस्ट डिटेक्ट एक्यूट इन्फेक्शंस? नो, इट कैन नॉट डिटेक्ट। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में, तो ये देख लो, ये होता है इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, A, D और E। तो इस तरीके से कुछ इनका शेप बनता है, ठीक है, कुछ ऐसे शेप बन रहे होते हैं इनके बारे में हल्का से देख लेते हैं। हाईएस्ट ऑप्सोनाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसके अंदर ये क्लासिफाइड जो IgG होता है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है 1 2 3 4 करके, और IgM जो होता है ये कुछ 5 वाई शेप्ड स्टार टाइप का बन जाता है, ठीक है। ये पहली बार प्रोड्यूस होता है जब एंटीजन का इन्वेजन होता है और ये इंक्रीज़ होता है ट्रांजिएंटली। और ये होता है म्यूकोसल टिश्यूज़ के अंदर। IgA जो होता है ये डिमर्स बनाता है सिक्रेशन के बाद। IgD का अभी तक फंक्शन अननोन ही चल रहा है, ठीक है। और IgE जो होता है वो एलर्जी में इन्वॉल्व होता है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। IgG जो होता है ये मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी आइसोटाइप होता है ब्लड के अंदर। ये 75% ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स को कंसिडर करता है। IgG जो होता है ये डिटॉक्सीफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के रिकॉग्निशन के लिए। IgG जो है वो ट्रांसफ़र होता है फीटस के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा आपको पता होगा, जब एक फीटस जो होता है, ये छोटा बच्चा होता है कि मदर के वूम में होता है, तो जो उसकी जो नेवल होती है, नेवल से जो एक मसल जा रही होती है ना उसकी मदर की बॉडी तक, वो उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। वहाँ से ये जो फीटस होता है उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है मदर की बॉडी से। तो जब तक बच्चे का इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं होता तब तक ये वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जब बच्चे का इम्यून सिस्टम फंक्शन हो जाता है तब ये ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। IgM की बात करते हैं, यूजुअली सर्कुलेट करता है ब्लड के अंदर और ये 10% होता है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स का। IgM एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर 5 बेसिक वाइव शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं। B सेल जो प्रोड्यूस करते हैं IgM पहली बार रिस्पॉन्स के अंदर कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन या फिर एंटीजन का इन्वेजन होता है अगर बॉडी में, तो ऑल्दो IgM का एक लोअर एफिनिटी है एंटीजन्स के लिए, लेकिन उसकी हायर जो एंथुजियाज्म है एंटीजन्स का, क्योंकि उसके पास एक पेंटामेरिक और हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर है। IgM बाइंड करता है सेल के सरफेस रिसेप्टर से और एक्टिवेट करता है सेल के सिग्नलिंग पाथवेज को। अगर हम बात करते हैं IgA की, तो ये सीरम के अंदर बहुत अबेंडेंट होता है, नेज़ल म्यूकस में, सलाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क में, इंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर। 10 से 15% जो होता है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स का। IgA फॉर्म करता है डाइमर्स होते हैं 2 IgA मोनोमर्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये IgA जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को फॉर नियोनेट्स फ्रॉम पैथोजन। नियोनेट्स का मतलब होता है नवजात जो होते हैं, और पैथोजन्स होते हैं डिजीजेज कॉजिंग जर्म्स।
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब होता है ये आपका जो एब्डोमिनल जो स्टमक एरिया होता है ना, इसका जो ट्रैक्ट होता है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, विंड पाइप होगी, ऊपर की लंग्स वगैरह की जो भी नर्व्स वगैरह होगी, उसी तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है ये स्टमक रीजन में होता है। IgE की बात करें तो ये एक मिनट अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लेस देन 0.01% होता है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर। इसका ओरिजिनल रोल है इसको पैरासाइट से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसके जो रीजन जहाँ पर पैरासिटिक इन्फेक्शन बहुत रेयर होता है ना, IgE प्राइमरली इन्वॉल्व होता है एलर्जी के अंदर। IgD की बात करें तो ये लेस देन 1% होता है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर। IgD इन्वॉल्व होता है इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, बी सेल्स में, लेकिन इसका एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक अननोन है। NCDC के बारे में देख लेते हैं। NCDC जो है फॉर्मरली इसको बोलते थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। और इसका ओरिजिन था सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो जो कि कसौली में हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश था 1909 में। NICD को ट्रांसफॉर्म करके NCDC बना दिया गया था 2009 के अंदर, जो कि इसका जो एमर्जिंग और री एमर्जिंग डिजीज़ का कंट्रोलर बनाने के बाद। ये एक नोडल एजेंसी है, नोडल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है कंट्री की, जो डिजीज सर्वेलेंस हो गया और फैसिलिटेट करता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। प्लस में एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है ट्रेन करने के लिए स्पेशलाइज्ड मैन पावर को, पब्लिक हेल्थ में, लेबोरेटरी साइंस में, एंटोमोलॉजिकल सर्विसेज हो गया और वेरियस अप्लाइड रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए। मेजर फंक्शन क्या होते हैं NCDC के, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है डिजीज़ आउटब्रेक की, उन सबको अपने अंडर लेना, ठीक है। ये रेफरल प्रोवाइड करता है डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटी, मेडिकल कॉलेज वगैरह को। पर ये जनरेशन और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज में कोई भी नॉलेज का डिसेमिनेट करना हो, नॉलेज को जनरेट करना, उन सब में इन्वॉल्व होता है। जैसे एपिडेमियोलॉजी हो गया, सर्वेलेंस हो गया, लेबोरेटरीज हो गया। अप्लाइड इंटीग्रेटेड रिसर्च की अगर बात करें तो जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं कम्युनिकेबल के, एज वेल एज कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, वो सारे के सारे इस इंस्टीट्यूट के प्राइम फंक्शंस में आते हैं। जो इंस्टीट्यूट है ये अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। थैंक यू, दैट्स इट।